हाय गाइस, वेलकम बैक। इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 30 क्वेश्चंस जो कि हाईली एंटिसिपेटेड है। किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, किसी भी ओलेट्स में आ सकते हैं आपके लिए। और ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस कंसर्न करते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस के एरिया को। पॉलिटी एंड गवर्नेंस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज होता है फॉर ओलेट्स। इससे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अच्छा, अगर आपको पूरा क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हो। एंड ऑफ द वीडियो मैंने एक साथ सारे के सारे 30 क्वेश्चन के आंसर लिख दिए हैं। अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चन इनमें आते हैं तो आप जाके डायरेक्टली आंसर्स को चेक कर लो। Just a moment of interruption. We have launched our NLSAT 2026 crash course batch, and here are the features of the batch. As you are watching this video, you have an unfair advantage. You can use this coupon code and claim this discount to enroll yourself for the batch. And if you have any query in relation to the batch, you can connect with me on this number. And बाकी YouTube पे तो सब्सक्राइब कर ही लो, क्योंकि मैं तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आता हूँ। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बाकी 30 क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज राइट टू इक्वालिटी। मैं आपको तीन चीजें बताना चाहता हूँ, आपको जो पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। फर्स्ट इज फंडामेंटल राइट, सेकंड इज डीपीएसपी। डीपीएसपी स्टैंड्स फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड थर्ड इज फंडामेंटल ड्यूटी। कुछ कुछ फैक्ट्स हैं जो अगर आपको ऑलरेडी पता होंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा सारे के सारे पॉलिटी एंड गवर्नेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। फंडामेंटल राइट्स जो हैं इनको लिया गया है यूएसए से। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स बहुत बार पूछ लिया जाता है कि किस कॉन्सेप्ट से हमने इस चीज को बोरो किया है, अडॉप्ट किया है। फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है अंडर पार्ट 3, डीपीएसपी डिफाइंड है अंडर पार्ट 4, एंड एफ डी डिफाइंड है अंडर पार्ट 4A। अब इसके बाद इसके जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल्स रीड करते हैं, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। बहुत सारे लोग इसमें गलत आंसर मार्क करते हैं 14 to 32। जिन लोगों को भी ये आंसर नहीं पता था वो लोग याद रखें कृपया करके, उनको बहुत ज्यादा काम आएगा। ये होता है 36 to 51, इसको कहा जाता है 51A। ये कुछ बेसिक चीजें हैं। दूसरी चीज, डीपीएसपी को इंडिया ने लिया है आयरलैंड से। आयरलैंड नाम की एक छोटी सी कंट्री है, वहां से हमने लिया है डीपीएसपी को। एफडी को लिया है हमने यूएसएसआर से। यूएसएसआर रशिया का प्रीसीडिंग स्टेट था, ठीक है। अब इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी गारंटीज करता है आर्टिकल 14 to 18। आपको इस बात को याद रखना है, 14 to 18 का पूरा जो पोर्शन है वो इक्वालिटी की बात करता है। सेकंड क्वेश्चन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। विच कंट्री का आंसर क्लियरली आ जाएगा आयरलैंड, कि हम लोग अभी ऊपर बात कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी एज पर आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या चीज फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? मैं एक और चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे आपको, ये तीनों क्या चीज के लिए स्टैंड करते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो स्टेट देता है टू द पीपल। पीपल का मतलब है कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो एलियंस को भी मिलते हैं, फॉरेनर्स को भी मिलते हैं, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे पीपल लिखा है, सिर्फ सिटीजन्स नहीं लिखा है। दूसरी चीज, डीपीएसपी का मतलब होता है कि ये कुछ सेट ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जिनको याद रखना है लेजिस्लेचर को वाइल मेकिंग एनी न्यू लॉ, ठीक है। 51A स्टैंड करता है कि पीपल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है स्लैश सिटीजन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टूवर्ड्स स्टेट और टूवर्ड्स कंट्री। तो अब यहां पे हम लोग थे क्वेश्चन नंबर 3 पे। 51A आपको क्या चीज नहीं करने के लिए बोलता है? अपहोल्ड प्रोटेक्ट सोवरेनिटी यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो ऑब्वियसली बोलेगा ही। डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। देश किसी मुसीबत में है, देश को बचाने इस देश के लोगों को आना चाहिए आगे। टू पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, ये करेक्ट आंसर होगा, हमसे नॉट पूछा है। टैक्स पे करना इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, इंडिया में जो इनकम टैक्स होता है, जो सबसे बड़ा सोर्स होता है ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, वो सिर्फ इंडिया के 3% लोग पे करते हैं। तो आपको यहाँ से समझ आ रहा होगा कि ये आंसर किस तरह से निकाला भी जा सकता है, अगर आपको कुछ और फैक्ट पता है तो। उसके बाद डी सही है, टू इंप्रूव प्रोटेक्ट नेचुरल एनवायरमेंट, ये चीज डिफाइंड है अंडर आर्टिकल 51A। अगली चीज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लोकसभा। लोकसभा से रिलेटेड हमको 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, उनको हमको बताना है क्या सही है गलत है। हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स, करेक्ट है। मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज 550 मेंबर्स। तीनों चीजें सही हैं। आप इसमें से एक स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से याद रखना, मनी बिल वाले, मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। अब इस चीज के करेक्ट आंसर आएगा, करेक्ट सी, 1 2 and 3।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अथॉरिटी टू डिसॉल्व लोकसभा? लोकसभा को डिसॉल्व करने की अथॉरिटी किसके पास होती है? करेक्ट आंसर इज ए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पैरेलली आपको एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट सेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट कौन लेता है? जब इलेक्शन होते हैं उसके बाद जो फर्स्ट सेशन की लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फर्स्ट स्पीच देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की होती है। आपको इस बात को भी याद रखना है, इस साल इलेक्शन हुए थे, ये क्वेश्चन एंटिसिपेटेड है कि आपको आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग गवर्नर्स डिस्क्रेशनरी पावर? डिस्क्रेशनरी पावर का मतलब होता है क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइप की पावर किसी भी पर्सन को कॉन्फर की हुई है। तो गवर्नर एंड प्रेसिडेंट को डिस्क्रेशनरी पावर्स मिलती हैं। जैसे आपने सुना होगा इम्यूनिटी देने की एक पावर मिलती है। तुमने अगर किसी का मर्डर कर दिया है, प्रेसिडेंट तुमको पार्डन दे सकते हैं। पार्डन देने का मतलब है तुमको माफ कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे हमसे चार ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हम लोग से पूछा है ट्रू रिगार्डिंग गवर्नर्स डिस्क्रेशनरी पावर। रिजर्विंग ए बिल फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। रिजर्विंग ए बिल फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन का मतलब होता है कि स्टेट लेजिस्लेचर ने किसी बिल को पास किया, अब गवर्नर ने उसको विथहोल्ड कर लिया कि मैं प्रेसिडेंट से पूछूंगा, प्रेसिडेंट की सलाह लूंगा इस चीज पे। ये चीज की जा सकती है। आर्टिकल 163 स्पीक्स ऑफ डिस्क्रेशनरी पावर ऑफ गवर्नर। ये आपको याद रखना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये करेक्ट है। डिसॉल्विंग द स्टेट, अच्छा दो करेक्ट आ गए, इसका मतलब है करेक्ट आंसर इज डी। स्टिल थर्ड देख लेते हैं। डिसॉल्विंग द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विद नो पार्टी हैज क्लियर मेजोरिटी। क्लियर मेजोरिटी का मतलब होता है जैसे कि मोदी जी की 240 सीट्स हैं इन लोकसभा, तो अब मान लो उनके जितने भी सपोर्टिंग पार्टी थी, उनके जो भी कोलिशन पार्टनर्स थे या फिर अलायंस पार्टनर्स थे, वो उनको छोड़ के चले जाते हैं। उस पॉइंट पे इंडिया में एक हंग असेंबली हो जाएगी। हंग असेंबली आपको वर्ड याद रखना होगा। हंग असेंबली का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जहां पे किसी भी पार्टी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं है, जहां पे गवर्नमेंट फॉर्म नहीं की जा सकती है। तो तीनों चीजों को करने की पावर जो होती है वो होती है गवर्नर के पास। सेवेंथ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बेसिक मैं एक और चीज बता दे रहा हूं। आर्टिकल 324 में डिफाइंड है और राइट टू वोट इंडिया में, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंडिया में 326 में डिफाइंड है। तो दोनों चीजों को आपको साइमल्टेनियसली याद रखना होगा। दोनों चीजें आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्शन ईयर था इसलिए इंपॉर्टेंट है। इट इज परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब मैंने बताया इलेक्शन कमीशन अगर यहाँ पे डिफाइंड है तो इट इज ऑब्वियसली अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशन ही तो बोल रहा है उसको बनाने के लिए अंडर आर्टिकल 324। द इलेक्शन कमिश्नर एंजॉय सेम स्टेटस एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज जैसी स्टेटस मिलती है इलेक्शन कमिश्नर को भी। आपको साथ में याद रखना है सीएजी को भी सेम तरह का स्टेटस मिलता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिमूव चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। मोदी जी अगर बोलेंगे तो द्रौपदी मुर्मू को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना होगा। हमसे थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है। थर्ड स्टेटमेंट भी आपको शायद समझ आ गई होगी। थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो हमको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर इज बी, क्योंकि यहाँ पे हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। Which of the following provision of the Constitution of India restrict the power of Parliament in certain matters? तो इसको आपको बेसिक अगर आप सिंपल याद रखोगे तो आपको बहुत ज्यादा काम आएगा, क्योंकि ये तीनों आर्टिकल्स जो हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये तीनों नहीं पूछे जा सकते हैं आप, लेकिन ये वाला आपको पूछा जा सकता है। इसके पहले एक आर्टिकल जो आपको पूछा जा सकता है दैट इज आर्टिकल 226, जिसमें हाई कोर्ट के रिट्स डिफाइंड है। और इसके बाद जो आपको एक आर्टिकल पूछा जा सकता है दैट इज आर्टिकल 280, जिसमें फाइनेंस कमीशन डिफाइंड है। तो आपको इस तरह से याद रखना चाहिए। तीनों आर्टिकल्स को आपको 200 में याद रखना चाहिए। दोनों तीनों के तीनों बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे आपके लिए। हाँ, ये बोल रहा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें जमाना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। हमको इस तरह से जमाना है चार स्टेटमेंट्स को। सबसे पहले बोला है जीएसटी की बात। जीएसटी जो है 101 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद बोला है नाइन्थ शेड्यूल दैट इज फर्स्ट अमेंडमेंट। उसके बाद बोला है इंट्रोडक्शन ऑफ रिजर्वेशन इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन 103। उसके बाद बोला है ये 61। अच्छा, ये चीज की गई थी, मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दे रहा हूँ। 1989 में इस चीज को राजीव गांधी ने किया था। अगर आप इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाओगे तो आपको समझ आ रहा होगा। ये फर्स्ट होगा, ये हो गया वन। अब हम लोग देख लेते हैं, वन वाला ऑप्शन क्लियरली दिया हुआ है, टू वाले ऑप्शन दो बार दिए हुए हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, ये सी ऑप्शन नहीं होगा, मैंने गलती से बोल दिया। तो ये तो एलिमिनेट हो गया, वन वाला और फोर वाला, इन दोनों को हमने एलिमिनेट कर दिया। अब टू को वन होना चाहिए, ये बात तो समझ आ रही है। इसके बाद फोर एंड थ्री दिया हुआ है। फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद नेक्स्ट चीज क्या आएगी, 103 101, तो फोर आना चाहिए। तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ए, क्योंकि 61st अमेंडमेंट पहले आएगा, उसके बाद 101 आएगा, उसके बाद 103 आएगा। तो 103 जो है थर्ड लास्ट होना चाहिए। इस हिसाब से ये आंसर आएगा। Which of the following fundamental rights are available only to citizens of India and not foreigners? इसमें आपको याद रखना होगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज अवेलेबल टू इंडियंस ओनली, सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ये वाला जो है ये भी सिटीजन्स ऑफ इंडिया, बट आर्टिकल 14 इज अवेलेबल टू इंडियंस प्लस फॉरेनर्स, विच मीन्स एलियंस।
तो 3 आंसर नहीं हो सकता, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा हम लोग का ए। Which of the following writ is issued by court to free a person who has been detained? अगर किसी भी इंसान को आपने डिटेन कर लिया है तो उसको फ्री करने के लिए कौन सी रिट को यूज किया जाता है? फर्स्ट, मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है, आपको याद रखना होगा, वी कमांड। वी कमांड का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट इज कमांडिंग या हाई कोर्ट इज कमांडिंग। दोनों सिचुएशंस के हिसाब से आपको देख लेना है। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू प्रोड्यूस अ बॉडी और टू हैव अ बॉडी, और यही करेक्ट आंसर होगा क्योंकि इसमें बॉडी की बात की जा रही है, किसी भी पर्सन को कोर्ट में प्रेजेंट करने की बात की जा रही है। अगला है कोवारंटो। कोवारंटो का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड, टू बी सर्टिफाइड। एंड प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू प्रोहिबिट, यानी कि टू स्टॉप। अब ये सारे के सारे डिफाइंड है अंडर आर्टिकल 32 फॉर सुप्रीम कोर्ट, अंडर आर्टिकल 226 फॉर हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 12, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय। वाइस प्रेसिडेंट को इंडिया में कौन इलेक्ट करता है? वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के सिस्टम को इंडिया में कहा जाता है इलेक्टोरल कॉलेज। आप इस बात को याद रखना। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हम लोग उनको कहते हैं, कि बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस जो भी इंसान इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, कल को मैं और तुम बन गए तो हम लोग ऑटोमेटिकली चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बन जाएंगे, स्पीकर ऑफ राज्यसभा बन जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी। Which of the following constitutional amendment is related to anti-defection law? Anti-defection law से कौन सा constitutional amendment related है? 42 को कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसको लाया गया था 1976 में। 44th जो अमेंडमेंट था, इससे राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया था। आपको इस बात को याद रखना है, राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया था, प्लस इससे रिवर्स किया गया था 42nd अमेंडमेंट को, जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। 52nd इज द करेक्ट आंसर। 52nd जो था, इससे एंटी डिफेक्शन लॉ को लाया गया था। 61 को आपको याद रखना है अलग से, क्योंकि 61 से हम लोग ने इंडिया में वोटिंग की एज को कम किया था फ्रॉम 21 टू 18। इस चीज को किया गया था ईयर 1989 में। आप अपने माता पिता से पूछ सकते हैं, उनके वक्त पे वोटिंग करने की एज जो थी वो 21 होती थी। 1989 के बाद से सारे लोगों को 18 के ऊपर जो भी है उनको वोट करने का राइट मिल गया था। पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच स्टेट? तो देखो यहाँ पे 2 स्टेट्स तो ऐसे हैं जो कभी आंसर हो ही नहीं सकते जन्म में, क्योंकि आप इजीली एलिमिनेट कर लोगे। 2 स्टेट्स बचे, इनमें मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, राजस्थान इज द करेक्ट आंसर, उत्तर प्रदेश इज नॉट द करेक्ट आंसर। उसके बाद विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट को बनाने में कौन सा आर्टिकल लगता है? तो दिस आर्टिकल इज द करेक्ट आंसर। आपको और स्पेसिफिकली याद रखना चाहिए आर्टिकल 124 क्लॉज 1, क्योंकि आपको कई बार क्लॉज 1 2 3 4 में भी ऑप्शन दिया हो सकता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल कौन होता है, मैं क्विकली बता दे रहा हूँ। अटॉर्नी जनरल इंडिया का हाईएस्ट लीगल ऑफिसर होता है, जो रिप्रेजेंट करता है यूनियन गवर्नमेंट को। यूनियन गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल का एक छोटा भाई होता है, उसको कहते हैं एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल सेम चीज करता है स्टेट लेवल पे, वो स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इंडिया में 28 स्टेट है, विच मीन्स 28 अटॉर्नी एडवोकेट जनरल होंगे। अटॉर्नी जनरल क्योंकि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसलिए एक सिंगल पर्सन होगा। अटॉर्नी जनरल आपको समझ आ रहा होगा, ओवरऑल ज्यादा पावरफुल हो गया। तो क्या चीज गलत है? तो अटॉर्नी जनरल इज द चीफ लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, करेक्ट हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट, द अटॉर्नी जनरल हैज द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट। अच्छा, इस बात को आपको याद रखना है, अटॉर्नी जनरल के पास पावर होती है कि वो किसी भी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में जाके अटेंड कर सकता है, और उसमें किसी भी लीगल मैटर पर अगर डिबेट चल रही है तो उस पर अपनी ओपिनियन को प्रेजेंट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रिपल तलाक पे बातचीत चल रही है तो अटॉर्नी जनरल कैन प्रेजेंट हिज पॉइंट ऑफ व्यू। थर्ड, अटॉर्नी जनरल होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तीनों स्टेटमेंट्स अपने आप में सही हैं। हमसे पूछा है इस करेक्ट, करेक्ट का ऑप्शन हो गया हमारा डी। इसके बाद 44th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंज लाया गया? 44th में मैं आपको बता चुका हूं, ये तो 61st वाला चेंज था जो हमने 1989 में लाया था, और ये भी मैंने आपको बताया था, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट टू प्रॉपर्टी। इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, इसको याद रखना, ये 42nd अमेंडमेंट से किया गया है। जीएसटी को लाया गया है 101 अमेंडमेंट से। विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट? ये चीज शायद आपने बहुत अच्छे से अभी तक पढ़ ली होगी, क्योंकि आप लोग काफी वक्त से मेरे को लगता है प्रेप वगैरह कर रहे होगे। इसका करेक्ट आंसर इज 7th शेड्यूल। 8th शेड्यूल में दिया हुआ है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। 9th एंड 10th शेड्यूल को अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन कौन होता है? द करेक्ट आंसर इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दिस इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो गार्जियन होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमिटीज इज डिस्क्राइब्ड एज वॉचडॉग ऑफ पब्लिक फाइनेंस। अगर यहाँ पे पार्लियामेंट्री कमिटी नहीं लिखा होता और लिखा होता डिस्क्राइब्ड एज वॉचडॉग ऑफ पब्लिक फाइनेंस, तो आप आंसर मार्क करते CAG, विच मींस कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है इसलिए आपको आंसर मार्क करना होगा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। इनके बारे में जानने की बहुत जरूरत नहीं है, जितना इस क्वेश्चन ने बताया है सिर्फ इतना भी याद रखोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं, हमको बताना है क्या सही है क्या गलत है, हमको बताना होगा यहाँ पे पार्ट 11 में कौन सी चीज मेंशन्ड है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट बाय प्रेसिडेंट, ठीक है बात तो सही है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन एवरी 5 years, ये 280 में दिया हुआ है, मैंने आपको बताया था। कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल कमीशन फॉर SC ST, तीनों ही चीजें पार्ट 11 में नहीं दी हुई हैं, विच मीन्स नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी के बारे में आपने पढ़ लिया होगा अभी तक, आर्टिकल 17 इज द करेक्ट आंसर। पूरा राइट टू इक्वालिटी वाला जो पोर्शन है जहाँ पे इक्वालिटी क्रिएट करने की बात की गई है, जो कि हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन था 14 to 18, इसी के बीच में आता है आर्टिकल 17 भी। The doctrine of basic structure of constitution was propounded in which landmark case? केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। मेरे को नहीं लगता ये क्वेश्चंस को आपको बहुत ज़्यादा डिफाइन करने की जरूरत है, क्योंकि या तो आपने पढ़े होंगे या अगर नहीं पढ़े हैं तो इस बात को सुन के याद रखने की कोशिश करो। कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन इंडिया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मतलब होता है कैबिनेट मिनिस्टर्स। जिस तरह से हम लोग देखते हैं ना, सुब्रमण्यम जयशंकर, राजनाथ सिंह, अमित शाह, JP नड्डा, वो सारे के सारे लोग जो हैं वो मोदी जी के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। अब इनके बारे में 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। ए मिनिस्टर मस्ट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, आइदर राज्यसभा और लोकसभा, ये बात तो सही है। मिनिस्टर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, सही है। द प्राइम मिनिस्टर एलोकेट्स पोर्टफोलियोज अमंग मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का काम जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का होता है, यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही है। हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट जो है करेक्ट आंसर इज डी, क्योंकि कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन कैन बी अमेंडेड बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। पार्लियामेंट में 2 तरीके की मेजॉरिटीज चलती हैं, आपको याद रखना होगा। सेकंड इज स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है जब पार्लियामेंट में मान लो 300 लोग बैठे हैं, उसमें से 2/3 लोगों को किसी एक पर्टिकुलर मैटर पे वोट करना होगा। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है 50% प्लस 1 वोट। 50% प्लस 1 का मतलब होता है 300 लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और उसमें से 151 ने किसी भी चीज के लिए वोट कर दिया, दैट इज सिंपल मेजॉरिटी। तो अब जो बड़े इश्यूज होते हैं कंट्री के लिए, बहुत ही बिगर इश्यूज होते हैं, उन पे हमको चाहिए होती है स्पेशल मेजॉरिटी। जो छोटे इश्यूज होते हैं उन पे हमको चाहिए होती है सिंपल मेजॉरिटी। तो यहाँ पे बोला है चेंज इन नंबर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सिंपल मेजॉरिटी है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। मुझको शायद पता होगा मोदी जी ने चेंज किया है, पहले 31 जजेस होते थे सुप्रीम कोर्ट में, अभी 34 जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, इंक्लूडिंग CJI इन बोथ केसेस। इसके बाद इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तुम सोचो कितनी बड़ी चीज है। कितनी बड़ी चीज क्यों है? क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है वो कमांडर इन चीफ होता है ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, यानी कि बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है, यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी। तो करेक्ट आंसर आ गया हम लोग का बी। अब इसके बाद 26, मैक्सिमम गैप परमिसेबल बिटवीन 2 सेशंस, यानी कि पार्लियामेंट के जो सेशंस होते हैं उन 2 सेशंस के बीच में मैक्सिमम गैप कितनी हो सकती है? करेक्ट आंसर इज 6 months। Which of the following constitutional bodies recommend distribution of tax revenue between union and state? ये काम करता है फाइनेंस कमीशन। देखो प्लानिंग कमीशन तो खत्म कर दिया गया है 2015 में, 2014 में खत्म हो गया था, और 1 जनवरी 2015 से प्लानिंग कमीशन को चेंज कर दिया गया है टू नीति आयोग। आपने शायद नाम सुन लिया होगा इस बॉडी का भी। फाइनेंस कमीशन जो डिफाइंड है ये है अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारे के सारे रेवेन्यू को डिवाइड करने की बिटवीन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, सॉरी यूनियन गवर्नमेंट नॉट यूनियन टेरिटरीज। Under which article of the Constitution can a citizen move directly to Supreme Court for enforcement of fundamental rights? आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट कब जा सकते हो? थ्रू दिस आर्टिकल, आर्टिकल 32। एक बात और याद रखना, ये हाई कोर्ट के लिए होता है, सेम इन दोनों में रिट्स डिफाइंड है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। आर्टिकल 142 मैं आपको बता चुका हूं, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 136 डिफाइंड है स्पेशल लीव पिटिशन, SLP, मैं स्पेशल लिख रहा था SLP, स्पेशल लीव पिटिशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, वन ऑफ द यूट्यूब वीडियोस में मैंने बताया है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। PM मोदी इज डैश नंबर का प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? आंसर इज 14th। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स बेस्ट डिस्क्राइब्स इंडिया एज पर प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? फेडरल रिपब्लिक, नो, ये भी नहीं, ये भी नहीं, करेक्ट आंसर इज दिस,
इनमें से सारे वर्ड्स का आपको मीनिंग बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। मैं क्विकली एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। फर्स्ट, रिपब्लिक का मतलब होता है एक ऐसा देश जहां पे हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्टेड है, यानी कि प्रेसिडेंट जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो इलेक्टेड होना चाहिए। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है जहां पे इलेक्शन हो रहे हैं, पीपल ऑफ द कंट्री वोट कर रहे हैं। सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष होना, कि स्टेट जो है वो किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करता है। सोशलिस्ट होने का मतलब होता है कि पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर साथ में एग्जिस्ट कर सकता है। सॉवरेन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, यानी कि हम किसी के दबाव में डिसीजन नहीं लेते हैं। एक और बात याद रखना आप लोग, इन दोनों वर्ड्स को ऐड किया गया था थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। उसके पहले ये दोनों वर्ड्स एग्जिस्ट नहीं करते थे। आपसे पूछा जा सकता है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से वर्ड्स लिखे थे, तो ये थे 1, 2 एंड 3, ये तीनों वर्ड्स लिखे थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो।